जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मतलब 3 क्लास में चैप्टर 1 से लेके 15 तक का कवर कर चुके हैं। 3 चैप्टर बचे हुआ 16, 17, 18 और हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस को कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 16, 17, 18 तीनों चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है मतलब 16वां चैप्टर है प्रकाश। इस वीडियो का पहला चैप्टर है और वैसे ही 16वां चैप्टर है। ठीक है, प्रकाश जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लाइट होता है क्या? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब प्रकाश क्या होता है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। अब अगला पॉइंट है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। दृश्य मतलब हम लोग वस्तु को कैसे देखते हैं? जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और उससे प्रकाश परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखाई पड़ता है। अब प्रकाश का वेग कितना हो, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और वैसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी सतह से या किसी ठोस सतह से प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये सतह हो गया, इस पे लाइट आया और यहाँ से टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, फिर परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इमेज बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सतह हो गया, ठीक है, मान लीजिए दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रे आके यहाँ पे टकरा रहा है, हिट कर रहा है इसको, तो ये जहाँ पे हिट करता है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये जो किरण यहाँ पे आता है, टकराता है, उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे टकराते हैं यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। 90 डिग्री एक क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, एक काल्पनिक रेखा होता है। अब ये जैसे आया यहाँ पे टकराया और टकरा के देखिए ये वापस लौट गया, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण और ये परावर्तन के बाद क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हम लोग अभिलंब डालते हैं। अब देखिए यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, सॉरी किरण बोल रहे हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब परावर्तन के नियम होते हैं। तो पहला नियम ये बोलता है कि कोई रे जिस एंगल पे आएगा, जिस कोण पर आएगा, उसी कोण पे वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, परावर्तित भी हो जाएगा। इसका मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, अभिलंब एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपतित किरण हो गया और अभिलंब और परावर्तित किरण जहां पे ये हिट करता है, ये सब के सब एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपतित किरण लिखा है। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में परावर्तन कोण होता है। ये सारी चीज यहाँ पे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही ताल नहीं, ये तल होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तन के प्रकार, मतलब रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, 2 प्रकार के। एक हमारा होता है रेगुलर, जिसे हम लोग नियमित बोलते हैं, और एक हमारा होता है इर्रेगुलर, जिसे हम लोग विसरित या फिर अनियमित बोलते हैं, इर्रेगुलर। ठीक है, क्या होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर हमेशा चिकनी सतह पे होता है, मतलब एक प्लेन सरफेस पे होता है। जैसे मान लीजिए रे ऐसे पैरेलल समांतर रूप से आ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के बाद ये समांतर ही चले भी जाएंगे। ठीक है, मतलब जिस पैटर्न पे आएंगे उसी पैटर्न पे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कोण पे ये आएंगे उसी कोण पे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब विसरित या फिर अनियमित किसे बोलते हैं, इरेगुलर। ये हमेशा उबड़ खाबड़ सतह पे होता है, मतलब रफ सरफेस पे। किस पे होता है, रफ सरफेस, ऐसा सरफेस जो उबड़ खाबड़ टाइप का हो। ये आएंगे तो समांतर रूप से एक पैटर्न में आएंगे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बाद कोई इधर मुड़ जाए, कोई इधर मुड़ जाए, कोई इधर मुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा है कोई चिकनी सतह प्लेन सरफेस है, उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा, नियमित होगा। लेकिन कोई रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, खुरदरा सरफेस है, तो उससे परावर्तन कैसा होता है, अनियमित होता है, विसरित होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला है पार्श्व परिवर्तन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब जैसे हम लोग मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो मिरर जैसे मिरर इमेज आप लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, तो लेफ्ट का क्या होता है, राइट, और राइट का क्या होता है, लेफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब जब किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो
तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो दायां होता है वो बायां दिखने लगता है, जो बायां होता है और वो दायां दिखने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब क्या होता है, इसका नाम से क्लियर है, मल्टीपल इमेज। ठीक है, जब भी दो समतल मिरर के बीच में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इनका बहुत सारा इमेज बनता है इसमें। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ इमेज हम लोग जो हायर क्लास मतलब हाई स्कूल में पढ़ेंगे, मतलब 10th का जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला आता है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग इसको क्लियर निकालेंगे, तो बहुत सारे इमेज बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुप्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुप्रतिबिंब बोलते हैं। अगला है बहुमूर्तिदर्शी, हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिडियोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, आप लोग देखे सुने भी होंगे कैलिडोस्कोप। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, बहुमूर्तिदर्शी या कैलिडोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण, ऑप्टिकल का मतलब होता है कोई चीज देखने के लिए जो यूज होता है। ठीक है, उसी को हम लोग ऑप्टिकल मतलब आंखों से रिलेटेड होता है ऑप्टिकल। इसमें दो या दो से अधिक परावर्तक सतहें एक कोण पर झुकी होती हैं। जब दूसरे छोर से देखा जाता है तो दर्पण के एक छोर पर मौजूद वस्तुएं बार बार प्रतिबिंब के कारण एक नियमित क्या बोलते हैं, सममितीय पैटर्न के रूप में दिखती है। तो सममितीय मतलब एक फिक्स पैटर्न में दिखती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिडियोस्कोप बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है, इसमें कभी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मानव नेत्र की संरचना, मतलब आंखों का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा श्वेत पटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। जैसे आंखों का जो व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आंखों पे रेड रेड मतलब वो बन जाता है, जैसे कि आंखें लाल हो गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। एक बीमारी होती है, ठीक है, आंखें लाल हो जाना, मतलब जो स्क्लेरा होता है ना वो लाल हो जाता है, लाल दिखने लगता है, उसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। ठीक है, तो यह आंख के गोले के ऊपरी सतह पर एक मोटी सख्त सफेद और अपारदर्शक तत्व के रूप में होता है। इसका कार्य आंखों के गोले की आकृति को बनाए रखना है। ठीक है, यह आंख के बाहरी चोट को क्या करता है, बचाने का काम करता है, मतलब आंखों को जो होता है ना बाहरी चोट से बचाने का काम करता है। अगला कॉर्निया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल बोलते हैं। अब हमारे स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होता है, मतलब एक बोल सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास। हम लोग के फोन में क्या होता है, एक ग्लास होता है टेम्पर्ड ग्लास, तो वैसे आंखों की रक्षा करने के लिए एक टेम्पर्ड ग्लास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, जब भी आई डोनेट करते हैं तो पूरा आई नहीं डोनेट होता, क्या डोनेट होता है, यही कॉर्निया डोनेट होता है। क्या होता है, ये जो ऊपर वाला लेयर होता है टेम्पर्ड ग्लास ना, यही क्या होता है, डोनेट होता है, जो कॉर्निया होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आइरिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका। आइरिस क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है क्या, स्क्लेरा है। ठीक है, और ये जो कलरफुल मतलब कलरफुल आंखें दिख रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। यही कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा में लाइट आंखों में जाना है, कितना नहीं जाना है। जैसे आइरिस होता है ना, ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम धूप से जब अंदर आते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ दिखता नहीं, उस टाइम हमारा आंखें जो होती है मतलब आइरिस होता है, फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है आंखों में जाने, तो आइरिस क्या होता है, फैलने लगता है। और यही चीज हम लोग अंधेरे में से धूप में जाते हैं तो अचानक से हमें धूप बहुत ज्यादा मतलब लाइट बहुत ज्यादा हमारे आंखों में पड़ने लगता है, उस कंडीशन में आइरिस सिकुड़ने लगता है ताकि कम मात्रा में लाइट अंदर जाए। ठीक है, तो ये आइरिस का काम होता है कि कितना प्रकाश अंदर जाना, उसकी मात्रा कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। लेकिन जो मतलब प्रकाश है आंखों में इंटर कैसे करता है, वो प्यूपिल के द्वारा। ये ब्लैक बीच में दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है। और जो आइरिस होता है ना, 3 कलर का होता है, एक होता है हमारा नीला, काला और भूरा। ठीक है, जैसे नीले गाना चलता है ना, नीली अखियों वाली। ठीक है, तो नीला होता है, काला होता है और भूरा। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा अहमियत नीले आंख वाले को दिया जाता है। ठीक है, जिसका नीला आंख नीला होता है उसे मतलब बहुत स्पेशल समझा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो नेचुरल है, किसी का नीला भी हो सकता है, किसी का काला या किसी का भूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, तो ये समझ गए। प्यूपिल को हम लोग पुतली या तारा बोलते हैं। ठीक है, ये बीच में जो ब्लैक वाला रीजन होता है इसी को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं, और इसी के माध्यम से जो लाइट होता है ना इंटर करता है आंखों के अंदर। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला नेत्र लेंस, जिसे हम लोग ह्यूमन लेंस बोलते हैं। तो हमारी आंखों में एक लेंस होता है। ठीक है सॉरी, आंखों में हमारे क्या होता है, एक लेंस होता है जो मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से काम करता है। कैसे, कॉन्वेक्स, जिसे हम लोग उत्तल लेंस की भांति बोलते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के तरीके से काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानव नेत्र। मतलब आंखों में जो लेंस होता है कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये लाइट को फोकस करके सीधे रेटिना पे डालता है। कहाँ डालता है, रेटिना पे डाल देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रक्त पटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरैड बोलते हैं। यह श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। काली होने के कारण यह आपतित प्रकाश को शोषण कर लेती है, मतलब यहाँ पे इमेज नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है दृष्टि पटल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। यह रक्त पटल के नीचे आंखों की सबसे भीतरी पारदर्शक झिल्ली होती है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आंखों का जो, ये मान लीजिए आंख होगी, आंख का जो लास्ट वाला रीजन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो होता है यहीं पे बनता है। ठीक है, तो रेटिना अनेक तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। आंखों में जो वस्तु का जो चित्र बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। और जो रेटिना पे जो चित्र बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जैसे हम लोग पढ़े ना, कोई वास्तविक इमेज, रियल इमेज किसे बोलते हैं, जो इमेज उल्टा बनता है उसी को हम रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, वास्तविक इमेज बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब तंत्रिका जो कोशिका है, मतलब आंखों से जो यहाँ पे तंत्रिका जो ब्रेन तक जाती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है,
एक हमारा होता है बेलनाकार, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल बोलते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है, मतलब ये बताता है कि कितनी मात्रा में प्रकाश अंदर आया है, इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है, ठीक है। और जो शंकुआकार, जिसे हम लोग कोनिकल बोलते हैं, कोनिकल सेल, इसके माध्यम से रंगों का ज्ञान होता है, मतलब कौन से, जैसे हम लोग देखते हैं रंग बिरंगा कलर, उसकी पहचान कौन करता है, शंकुआकार जो कोनिकल सेल होता है। और जो बेलनाकार होता है ये बताता है कितनी मात्रा में प्रकाश आंखों में आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगला अंध बिंदु क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, आंख के रेटिना पर वह स्थान जहां प्रतिबिंब नहीं बनता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे होता है कि जो रेटिना और जो तंत्रिका, मान लीजिए रेटिना हो गया हमारा, ठीक है, रेटिना से यहाँ पे जो तंत्रिकाएं आके मिलती हैं, ठीक है, तंत्रिकाएं जो सिग्नल लेके जाती हैं, ये रेटिना और तंत्रिका का जो ये जंक्शन होता है जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। अगला पॉइंट है आंख की समंजस क्षमता, समंजस बोल रहे हैं, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें जब कोई दूर की चीज़ देखने होते हैं तो हम लोग आंखों को क्या करते हैं, एक मतलब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब आंखों को छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं, मतलब आंखों को जूम करना, मतलब उसको हम समझ सकते हैं आंखों को जूम करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब हम लोग आंखों का जो लेंस है उसकी फोकस को घटाते बढ़ाते हैं। इसका मतलब दूर की चीज़ देखनी है तो हम लोग फोकस को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, आंख से बड़ा करते हैं, और पास की चीज़ देखिए तो हम आंखों को क्या करते हैं, छोटा करते हैं, मतलब फोकस को कम करते हैं ताकि हमें पास की चीज़ें दिख सके। तो आंख अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर या नजदीक की वस्तुओं को साफ देखने में जो सक्षम होते हैं, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है दृष्टिप्रास, रेंज ऑफ विजन, मतलब कहां से कहां तक हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो पूछता है निकटतम दृष्टि, सबसे मतलब नजदीक, सबसे आसानी से हम लोग कहां देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो निकटतम दृष्टि सीमा हो क्या, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन 25 सेंटीमीटर के पास लाएंगे तो भी हमें दिखेगा, लेकिन हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ता है, वो हमारा दृष्टि मतलब दृष्टि सीमा नहीं है। दृष्टि सीमा क्या हो गया, हम लोग अंदर आ गए, मतलब एक रेंज है, एक परास है, एक रेंज है, क्षेत्र है कि मतलब यहाँ तक हमें आसानी से दिख सकता है, ठीक है। तो जो निकटतम होता है 25 सेंटीमीटर, जो अधिकतम होता है वो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। और इसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मतलब उम्र के साथ साथ आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आज के टाइम खाना पीना न्यूट्रिशन ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी आंखों का प्रॉब्लम हो जा रहा है। सबसे पहला हमारा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है, देखिए नाम से क्लियर है, निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि तो है फिर भी दोष है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, निकट की दृष्टि तो है, मतलब निकट की चीजें हम देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें हम नहीं देख सकते, इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। इस दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अब एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है कि इसको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है। तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस। किसका, अवतल लेंस, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि तो है लेकिन फिर भी दोष है, इसका मतलब दूर की चीजें दिख रही है बट पास की चीजें हमें नहीं दिख रही है, इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और इसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका कैसे यूज होता है, ठीक है, हम लोग 9th या 10th वाले जो क्लास रहेगा वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोतियाबिंद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कटरैक्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग आंखों का जो लेंस है ना ये दूधिया हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, कटरैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। यह वृद्ध व्यक्तियों में एक सामान्य रोग है जिसमें क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, धुंधला हो जाता है या अपारदर्शी हो जाता है। धुंधला या फिर दूधिया भी हो सकता है, मिल्की भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा, ध्यान रखना, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के इंट्रा ऑकुलर लेंस प्रयोग किया था, मतलब जो मोतियाबिंद कटरेक्ट जो ऑपरेशन किया जाता है उसके लिए इंट्रा ऑकुलर लेंस का प्रयोग किया था। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया नेत्र का देखभाल करना, तो नेत्र का देखभाल आपको कैसे करना, मतलब ज्यादा कोई चीज नहीं देखना, अरे मतलब बाबू सोना को नहीं देखना ज्यादा, ठीक है, तो उससे भी आंखों में नुकसान होगा। मतलब कोई पावरफुल ज्यादा चीजें नहीं देखनी आंखों से, तुम्हारी बाबू सोना बहुत पावरफुल है तो उसको भी थोड़ा सा कम ही देखना, ठीक है। ये नहीं कि दिन रात बस उसे मिले, बुक को देखना, कॉपी किताब को देखना, ठीक है, अपने नोट्स को देखना है, क्योंकि तुम्हें बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है या फिर एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, तो उस कंडीशन में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी किताबों को देखना है, ठीक है, ना तो ज्यादा फोन को देखना है और ना ही ज्यादा बाबू सोना को देखना है, ठीक है। यदि परामर्श दिया गया हो तो उचित चश्मा का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए फोन चला रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे ग्लासेस होते हैं आते हैं, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत का कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, तो यही बोला, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो शक्तिशाली प्रकाश स्रोत जैसे इसमें एग्जांपल अपने बाबू सोना को तुम रख सकते हो, ठीक है। तो इसको भी सीधा नहीं देखना चाहिए, मतलब सीधा डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, तिरछा देखना चाहिए, ठीक है। तो अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से क्या होना चाहिए, धोना चाहिए, स्वच्छ जल साफ पानी से। और विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे मान लीजिए गाजर हो गया, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें विटामिन ए हो उसको खाना चाहिए। अब देखिए ब्रेल पद्धति, ब्रेल पद्धति क्या होता है, जैसे मान लीजिए मतलब पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब आंखों से देख नहीं सकते थे, तो उनके लिए वो लोग कैसे स्टडी करें, तो लुई ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, मतलब
इनके पिताजी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, मतलब इनका प्रयोगशाला था, मतलब प्रयोगशाला बोल पुस्तकालय बोल सकते हैं। तो वहाँ पे एक मतलब कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट के साथ खेल रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट इनकी आंखों में लग जाता है लुई ब्रेल के, तो क्या होता है अंधे हो जाते हैं। तो फिर वो एक पद्धति का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग ब्रेल पद्धति बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब उसमें उभरा हुआ कुछ अक्षर रहता है, उसको पढ़ के ये लोग क्या करते हैं, मतलब जो आंखों से नहीं देख सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, सीख सकते हैं। ये उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेल पद्धति बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया था, 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, तारे और सौर परिवार। अब सबसे पहला पॉइंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड में मतलब अंतरिक्ष में जितने बड़े बड़े बॉडी पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। इसमें तारे हो जाएंगे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। अब रात्रि के आकाश में सबसे अधिक जो प्रदीप्त पिंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा। मतलब रात के टाइम जो सबसे अधिक चमकता है, कौन चमकता है, चंद्रमा। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना, चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये नॉन ल्यूमिनस होता है, अप्रदीप्त होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है खगोल की। खगोल की क्या होता है, खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोल की बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है चंद्रमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मून, ठीक है, चंद्रमा। अब देखिए पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा उस दिन को कहते हैं जब चंद्रमा का पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, मतलब पूरा पूरा मून जब दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक रात्रि की चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रात मतलब डेली हर रात को इसका मात्रा धीमे धीमे कम होता चला जाएगा, क्या होता है, कम कम होता चला जाएगा। तो 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं, मतलब कम होते होते चंद्रमा खत्म हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। अगला पॉइंट है अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बालचंद्र। जैसे हमारी अमावस्या लग गया, नहीं दिख रहा, अब अगले दिन एक हल्का सा ये पट्टी दिखेगा, हल्का सा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बालचंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा की कलाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक इसका शेप बदलता रहता है, ठीक है, इसकी आकृति बदलता रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है तारे। हालांकि मतलब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये साइंस का चैप्टर है ही नहीं, ये बेसिकली ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। तारे बनते कैसे हैं, ठीक है, ये पूरा डिटेल्स वहाँ पे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो एनसीईआरटी में दिया खाली वही डिस्कस करेंगे। तारे क्या होता है, आकाश में असंख्य तारे हैं, ठीक है, बहुत सारे तारे हैं, क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी में क्या होता है, मिलियंस, नंबर ऑफ मिलियंस स्टार्स होता है, ठीक है। सभी तारों का रंग एक जैसा होता है। वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि तारों के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, ये ल्यूमिनस प्रदीप्त ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। सूर्य भी हमारा क्या होता है, एक तारा होता है। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए हमें क्या होता है, बिंदु जैसे प्रतीत होता है। तो जो तारे हैं सूर्य से बहुत दूर होता है। हमारा सबसे निकटतम तारा क्या है, सूर्य। दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, और सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा, और दूसरा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है, लाइट ईयर। ये क्या होता है, दूरी का ही मात्रक होता है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखा, ये दूरी का मात्रक होता है। अब देखिए तारामंडल क्या होता है। तारामंडल तारों का एक समूह होता है जो एक फिक्स पैटर्न बनाता है, जो एक आकृति बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। अब आकाश में हमारे बहुत सारे तारामंडल है, ठीक है। सबसे पहला तारा है सप्तऋषि। क्या है, सप्तऋषि, नाम से क्लियर, इसमें सात तारों का एक समूह होता है। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिगर, डीपर या ग्रेट बियर या उर्सा मेजर या अर्सा मेजर कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग, सप्तऋषि को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर या अर्सा मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। मतलब कितने तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं, ठीक है। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत, ये जाता नहीं जैसा होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह के जैसा क्या होता है, प्रतीत होता है। अब देखिए ओरियन क्या होता है। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों के मध्य रात्रि को देख सकते हैं। इसमें 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं, और ओरियन को हम लोग शिकारी भी कहते हैं, मतलब हंटर स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंटर स्टार बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके 3 मध्य तारे शिकारी की बेल्ट के रूप में निरूपित करते हैं, तथा 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ये पॉइंट बस इतना ध्यान रखना। ओरियन को हम लोग क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब साइरस क्या होता है। आकाश में जो सबसे अधिक चमकीला तारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइरस, या इसी को हम लोग डॉग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। साइरस या फिर डॉग स्टार बोलते हैं। या ओरियन के निकट दिखाई देता है, मतलब ओरियन के सबसे पास में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। अगला है कैसियोपिया, ठीक है। कैसियोपिया उत्तरी आकाश में
एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी अक्षर के W या M के बिगड़े जैसे रूप जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है सौर परिवार। सौर परिवार मतलब जो सूरज का परिवार उसी को हम लोग सौर परिवार बोलते हैं। जितने भी ग्रह हो जाएंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट हो जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे, सौर परिवार में आते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड, ध्यान रखना सौर परिवार में वही आएंगे जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड जैसे ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड जो यह पिंड होते हैं सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं। मतलब इनको जो घूमने के लिए गुरुत्वाकर्षण कहाँ से मिलता है, सूर्य की वजह से। किससे मिलता है, सूर्य की वजह से। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 9th में, ठीक है। सौर परिवार के ग्रहों के नाम। सौर परिवार में ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ध्यान रखना प्लूटो को हटा दिया। प्लूटो को 2006 में क्या कर दिया गया था, हटा दिया। 2006 या 2008 में हटा दिया गया था, ठीक है। एग्जैक्टली हमको ईयर नहीं याद है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सौर परिवार में कितने ग्रह आते हैं, 8। एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और यही क्रम भी है, ठीक है। मतलब जो सौर परिवार यहाँ पे सन हो गया, ठीक है। और इसी क्रम में सारे मतलब सभी के क्या होंगे, ग्रह क्या होते हैं, मतलब बने होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो सौर परिवार के सदस्य सबसे पहला क्या है, सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा। सूर्य क्या हमसे निकटतम तारा। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है। ग्रह क्या होता है, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, लेकिन परंतु ग्रहों में अपनी खुद की प्रकाश नहीं होती। ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है, ध्यान रखना। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन काल बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब सबसे पहला जो ग्रह है बुध, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह। यह हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, लघुतम मतलब सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं। इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। मतलब सौर परिवार में सबसे पहले कौन आता है, बुध। सूर्य के सबसे निकट कौन होता है, बुध होता है, और सबसे छोटा ग्रह होता है। और ये क्या होता है, इसके बाद खुद का कोई उपग्रह नहीं है। इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखना है। अब शुक्र क्या होता है, शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की छोटी बहन, जुड़वा बहन भी बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब इसकी बहुत सारी विशेषताएं शुक्र से क्या होती है, मिलती रहती है पृथ्वी की। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी। ये पॉइंट ध्यान रखना। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन ग्रह है, शुक्र ग्रह है। रात्रि के आकाश में अत्यधिक चमकीला ग्रह होता है। इसे प्रभात का तारा और संध्या का तारा बोलते हैं ना, सुबह का तारा और शाम का तारा किसे बोलते हैं, शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी तो पृथ्वी पर हम लोग रहते ही हैं, ठीक है। पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है पूरे सौर परिवार में जिसमें जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। मतलब यहाँ पे अस्तित्व पाया जाता है, ठीक है, जीवन का। और इसका खुद का एक उपग्रह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा। और ध्यान रखना, चंद्रमा नेचुरल उपग्रह है। क्या है, नेचुरल उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है। अब अगला पॉइंट है मंगल। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह होता है। मान लीजिए यहाँ पे बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी, फिर क्या आएगा, मंगल आएगा, ठीक है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत मतलब हल्का रेडिश टाइप का दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब नोट ध्यान रखना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं इसरो, ठीक है, ने भारत का पहला जो मंगल मिशन था, जिसे मंगलयान, कब इसने लॉन्च किया था, 5 जनवरी 2013 को प्रक्षेपित किया था। और यह 24 सितंबर 2014 क्या होता है, मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगला बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति जिसे हम लोग जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह नहीं है, ठीक है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना बड़ा है। कितना, 318 गुना बड़ा है। अब अगला है शनि। बृहस्पति के बाद शनि जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। शनि के बहुत से क्या होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, सबसे ज्यादा मतलब प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास, प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना। इसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। यह सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है, क्योंकि सबसे पहले यूरेनस होगा और सबसे लास्ट में क्या होता है, नेपच्यून होता है, ठीक है। इन्हें केवल दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन्हें सौरमंडल का अंतिम ग्रह भी कहते हैं। अब ये पॉइंट है, नेपच्यून जो पृथ्वी से अब नेपच्यून जो होता है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 15 गुना अधिक है।
और जो यूरेनस है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आंतरिक आंतरिक ग्रह, इंटरनल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह, मतलब थोड़ा दोस्तों गला खराब लग रहा है, अगर थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगा थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज आप लोग। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में बस इतना पॉइंट रखना, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखना। ठीक है, अब बाह्य ग्रह क्या होता है, इन चारों को छोड़ के मंगल के बाद क्या आता है, हमारे जितने भी ग्रह बचे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या आते हैं, बाह्य ग्रह में। इसमें सिंपल था, खाली क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो स्टार्टिंग के जो 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह में हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, अब सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य जैसे क्षुद्र ग्रह, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं, तो एस्टेरॉइड पर ध्यान रखना, ये जो जैसे पृथ्वी के बाद मंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया मंगल, और यहाँ पे क्या हो गया बृहस्पति, इनके बीच में मतलब बॉडी पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट किसी किसी बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। बस इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह किसी किसी बीच में पाया जाता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला पॉइंट है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, यह भी सौर परिवार का सदस्य है। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य का पर्वलीय का मतलब जैसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, इस तरह का जो ग्रह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोलिक, सूर्य का क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं, परंतु इनका इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब नोट यहाँ ध्यान रखना, हेलिका धूमकेतु, ये हेलिका क्या है, धूमकेतु का नाम है। एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। यह पिछली बार 1986 में दिखा था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है उल्काएं तथा उल्कापिंड। आकाश में कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरती हुई गोले जैसा दृश्य देखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का बोलते हैं। ठीक है, जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। इसे ही हम लोग शूटिंग स्टार या फिर टूटता हुआ तारा बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं आकाश में टूटता हुआ हम लोग विश मांगते हैं। ठीक है, तो विश में हम लोग बहुत सारी चीजें, कभी कोई बाबू सोना का मांगता है, कोई जॉब के लिए मांगता है, कोई कुछ अपना मतलब विश मांगता रहता है। ठीक है, तो ये चीज होता है शूटिंग स्टार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का या फिर उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के पूछ को पार करती है तो उल्काओं का क्या होता है, एक झुंड दिखाई देता है। हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का वृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का वृष्टि बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये काम किस काम में आता है, कम्युनिकेशन के, टेलीविजन के, मतलब ये इस सब काम में क्या होता है, यूज किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था क्या था, आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट। तो ये बात इतना पॉइंट इसमें ध्यान रखना और कुछ नहीं ध्यान रखने की जरूरत है। अब नेक्स्ट अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, देखिए प्रदूषण मतलब होता है जो हमारे पास है, जो क्वांटिटी, जितनी भी चीजें हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए वायु हो गया या जल हो गया, तो उनका एक निश्चित अनुपात में सारी चीजें मिले। अगर उसमें किसी भी प्रकार का उस अनुपात में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम लोग प्रदूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। तो वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस एक निश्चित अनुपात में, अगर इस अनुपात में कोई भी असंतुलन, कोई डिसबैलेंस की स्थिति बनती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु का प्रदूषण करने वाले जितने भी पदार्थ होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषक बोलते हैं। अब वायु प्रदूषण से हानिकारक जो प्रभाव है, कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो वायु प्रदूषण जीवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करके ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़ों का कैंसर और निमोनिया जैसे रोग को उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण से ओजोन परत क्या होता है, अवक्षय होता है। तो ओजोन परत का अवक्षय होगा तो सूर्य से जो आने वाली यूवी रेज, परावैंगनी विकिरणें होंगी, वो पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जिससे क्या होगा, प्रतिरक्षी तंत्र का नुकसान होगा और त्वचा का क्या होता है, कैंसर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस शरीर में पहुंचकर रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हम लोग दम घोटू गैस बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारे शरीर में एंटर करते हैं और ऑक्सीजन लेकर आने जाने की जो कैपेसिटी होती है कम कर देते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और हमें क्या होता है, डेथ हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन में इंसान की क्या होती है, दम घुटकर डेथ हो जाती है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा तथा विश्व तापन के लिए उत्तरदायी। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, मतलब ऐसा बात है इसमें एसिड मिलाओ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। और विश्व तापन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। अब वायु प्रदूषण को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, भैया पेड़ लगा के, या मतलब जो सार्वजनिक साधन होते हैं उनका प्रयोग करके, जैसे परिवहन, बस का उपयोग करें, गाड़ियों की संख्या कम करें। ठीक है, निजी वाहनों के उपयोग को कम करना चाहिए, डीजल और शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, जैसे शीशा, कूड़ा करकट तथा टायरों आदि को जलाने पर रोक लगाना चाहिए। जैसे कूड़ा करकट को जलाया जाए उस पर रोक लगाना चाहिए। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट है धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या होता है? धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? धूम कोहरा बनता है। वायुमंडल में यह मोटी परत के रूप में दिखाई देती है। इसी कारण सांस लेने में कठिनाई जैसे वाले रोग, जैसे दमा हो गया, खांसी हो गया, बच्चों में सांस के साथ हड़हड़ाहट उत्पन्न होना आदि हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम होती है इस वजह से। अब नेक्स्ट सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेon बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेon बोलते हैं। अब सीएफसी कहां से निकलता है? ठीक है, जितने भी मतलब ठंडे करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मशीन होती है, वो उससे क्या निकलता है? उसमें क्या निकलता है? फ्रेon गैस होता है, ठीक है, और वहां से क्या निकलता है? सीएफसी निकलता है। तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एयर कंडीशनर एसी में प्रयोग किया जाता है, अग्निशमन यंत्र और एरोसॉल स्प्रे में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हानि क्या है? सीएफसी के कारण ओजोन पर सबसे नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सीएफसी में क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल तोड़ सकता है, खत्म नष्ट कर सकता है। जैसे ओजोन क्या होता है? आवश्यक, जिसमें क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है, ओजोन की आवश्यकता से पराबैंगनी किरण, जो यूवी किरण है, अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचेगी और उससे क्या होगा? स्किन कैंसर होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है। अगला पॉइंट अम्ल वर्षा। इसमें क्या होता है? एसिड। जब वायु में नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक एसिड तथा सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। वर्षा के साथ यह अम्ल पृथ्वी पर नीचे आते हैं, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब इसका कुप्रभाव क्या? जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स मतलब जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको क्या नष्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा ताजमहल है, ताजमहल क्या किस वजह से पड़ा? इसी वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से पड़ा। इसी की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमारतों को कुछ रोग बोलते हैं, ठीक है, और अम्ल वर्षा के कारण हमारी पृथ्वी होती है, मिट्टी होती है, वो भी क्या होती है? अम्लीय हो जाती है, जिससे उर्वरता शक्ति उसकी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और एक टाइम बाद वो क्या होता है? बंजर हो जाती है। ये सारे इसके कुप्रभाव है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा गैसीय जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। ये ऐसे गैस है जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी, ठीक है, मतलब उष्मा होता है, उसको अवशोषित कर लेते हैं और इसे वायुमंडल, इससे वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस, सॉरी ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जल वाष्प वाटर वेपर हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है विश्व तापन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व उष्णन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व तापन बोलते हैं। इसका कारण वायुमंडल में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसों के स्तरों में वृद्धि। विश्व तापन की वजह से हिमालय के जो गंगोत्री हिमनद पिघल रहे हैं। इसका मतलब जब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का, तो जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं क्या होंगे? पिघलेंगे। तो पिघलेंगे तो जल स्तर बढ़ेगा, तो कहीं पे बाढ़ आएगा, कहीं कुछ आएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जैसे हम लोग वायु प्रदूषण पढ़े, तो वायु में असंतुलन होने का जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। वैसे जल प्रदूषण होता है तो जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछनीय तथा हानिकारक परिवर्तनों को जल क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण बोलते हैं। जल को दूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जल प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है प्रदूषित जल से होने वाले प्रभाव। तो प्रदूषित जल से होने वाले जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, जैसे उदर रोग, स्टोमक का रोग होता है, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि हो सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण मछलियों में जो होता है उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और बड़ी संख्या में क्या होता है? मरने लगता है। विषाणु तथा जीवाणु युक्त ये तथा नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसे ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं, युक्त प्रदूषित जल को पीने से पालतू पशुओं में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पेयजल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है। यह क्या होता है? यहाँ नहीं, यह पारदर्शी होता है, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होती है। यह हानिकारक रसायन एवं जीवाणुओं से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। अब जल को शुद्ध कैसे करते हैं? जल को शुद्ध करने के लिए उसको फिल्टर करेंगे और आज के टाइम में मतलब क्या होता है? फिल्टर कैंडल का भी उपयोग किया जा रहा है। जल को उबाल कर भी उसे क्या फिल्टर किया सकते हैं, मतलब शुद्ध कर सकते हैं। अब जल का क्लोरीनीकरण सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोरीनीकरण बोलते हैं। इसमें इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया था? क्लोरीन पाया था, जो पानी में क्या करता है? इसमें जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कर देता है? मार देता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब नोट 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना शुरू किया गया। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब देखिए 5R सिद्धांत क्या होता है। पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस, कम उपयोग करना, रीयूज, पुनः उपयोग करना, रिसाइकल, पुनः चक्रण करना, और चौथा जो होता है रिकवर, पुनः प्राप्त करना, और रिफ्यूज मतलब उपयोग ना करना या फिर मना करना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस जो मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब क्लास 9 का जो एनसीईआरटी चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।